वो गांव का बच्चा था। उसकी बात सुन के आपको ताज्जुब होगा, वो बच्चा बोला कि ये घोंसला मैं नहीं लाऊंगा, ये किसी का घर है, मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकता। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी, देश के प्रति भावना देखी, देश के प्रति प्यार देखा, लोगों का जज्बा देखा। मैं अगर इस लायक बना तो किसी भी कंप्लेनेंट को उसकी कंप्लेंट रिसीव करने बगैर नहीं जाने दूंगा। आज हम बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस का हाल देखें तो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, प्यार में हीलिंग पावर है, बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। बड़े बड़े जख्म, बड़े बड़े घावों को भर देता है प्यार। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो गरीबी है। जो भी वंचित है ना, उनकी सेवा मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लकीरों से लकीरें मिटा कर कह सकता हूँ, मैं माँ तेरे घर आकर कह सकता हूँ, थका जिंदगी कितनी हारी है, देख तेरे गोदी में सर रख कर रो सकता हूँ, रख कर रो सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि कानून की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं, सरकार की बातें हो रही हैं। जो खास बात है वो राजबीर मलिक जी यानी कि सर आपके तजुर्बे से इस पूरे वीडियो में मैं आज लोगों को बताऊंगा कि प्यार क्या होता है, गद्दी क्या होती है और कानून क्या होता है। ये खास आपके लिए है, पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर तक अभी फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लीजिए। सर कहते हैं कि कानून की नज़र में सही और गलत की परिभाषा दोनों अलग होती है। सही क्या है, गलत क्या है, ये समझ पाना ही शायद एक सीनियर लीडर और एक सीनियर पुलिसमैन का काम होता है। आपकी नज़र में सही और गलत की परिभाषा क्या है कानूनी तौर पर? दुबे जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में सही लगती हैं लेकिन वो सही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने में सही लगती हैं लेकिन सही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो है आदमी की संवेदनशीलता। अगर आदमी संवेदनशील होगा, अधिकारी संवेदनशील होगा, राजनेता संवेदनशील होगा, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सर युगों युगों से लोग कहते आए परिवर्तन ज़रूरी था। कई साल पहले बीते, अगर हम कानूनों की बात करें, बहुत कानूनों में बदलाव हुआ है, बहुत से कानून बदल दिए गए और बहुत सारे कानून अभी आने बाकी हैं। आपने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या देखा बीते कुछ सालों में? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी, देश के प्रति भावना देखी, देश के प्रति प्यार देखा, लोगों का जज्बा देखा। लेकिन ये देश, मेरा मानना है, सबका है। जहाँ कुर्बानी भगत सिंह ने दी थी, वहाँ कुर्बानी हमीद ने भी दी थी। जहाँ मिसाइल मैन या अपने अबुल कलाम आज़ाद थे, वहीं साइंटिस्ट सीवी रमन भी थे। तो ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। लोग कक्षा 10 में आते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि 11वीं में क्या लोगे, 12वीं में आते हैं तो कहते हैं आप कॉलेज में क्या लोगे। जो ऑप्शन है सर ज़िंदगी का, कभी ख़त्म नहीं होता। आपने जब अपनी ज़िंदगी में सोचा होगा कि यार मुझे पुलिस में भर्ती होना है, या क्या वो मन में आपकी भावना थी, क्या वो चेंज था आपकी लाइफ का कि आपको इस लाइन में आना पड़ा, या देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, या पहले से चाहते थे, या कुछ ऐसा पल रहा कि जिसकी वजह से आपको इस फील्ड में आना पड़ा? बहुत अच्छा और ख़तरनाक सा सवाल पूछा आपने। मैं बहुत 8वीं क्लास में था तो माई मदर टोल्ड मी कि बेटा अच्छे नंबर अगर ले आओगे, मेरिट में अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें एक साइकिल दिलाऊंगी। और मैं 8वीं क्लास में मेरिट लेके आ गया, मुझे साइकिल दिलाई। 10वीं क्लास तक वो साइकिल मेरे पास ही रही। बाई चांस जब मैं 10th क्लास में था, मेरी साइकिल चोरी हो गई। मैं जब 10वीं क्लास में, मैं अपनी साइकिल की FIR कराने के लिए गोहाना थाने में चला गया, जो ज़िला सोनीपत में पड़ता है। वहाँ पे एक हवलदार साहब, मुंशी जी, ऊपर तो यूनिफॉर्म का शर्ट पहने हुए थे और नीचे तहमद में थे।
तो मैंने कहा जी मेरी ऐसे ऐसे साइकिल चोरी होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक तो रिम का दस्ता लिया और एक कार्बन पेपर का दस्ता लिया, ऐसे एफआईआर नहीं होती। तो आई वॉज अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं एक स्टेशनरी की दुकान थी, एक रिम का दस्ता और कार्बन का वो लेके गया सेट, उनको दिया। उसी में से एक कार्बन का पेपर निकाल के और 2 पेपर वैसे ब्लैंक निकाल के मैंने एक एप्लीकेशन लिख दी कि ऐसे 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 मेरी साइकिल चोरी की, लिहाजा आपसे निवेदन है कि मेरी एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें और मुलजिम को पकड़ने की कृपा करें। तो जब मैंने दी कि मैं कहा सर ये लो, ये रिम भी है और कार्बन भी है और ये मेरी एप्लीकेशन है, मेरी साइकिल चोरी होगी, इसको रिसीव कर दो। तो श्रीमान मुंशी जी का जवाब था कि पहलवान ये डाक खाना नहीं है, ये पुलिस थाना है। और वो दिन है मेरे को बहुत पिंच हुआ और बहुत पेनफुल रहा मेरे लिए कि यार अगर हम कोई कंप्लेंट देते हैं तो पुलिस स्टेशन रिसीव क्यों नहीं करता। मैंने सोचा कि मैं अगर इस लायक बना तो किसी भी कंप्लेनेंट को उसकी कंप्लेंट रिसीव करने बगैर नहीं जाने दूंगा, और वो नियति मुझे यहाँ तक लेके आ गई। आपने नियत की बात कही सर। आज एक दूसरे के लिए अच्छा कोई नहीं सोचता, चाहे थाना हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे अपना घर क्यों ना हो। लोगों की सोच बदलती जा रही है, शायद मॉडर्निटी की तरह हम सब बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें चुनौतियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या देखी? क्या वो तकलीफ लगी कि यार ये सबसे बड़ी चुनौती है मेरी नौकरी में, मेरे जज्बे में या मेरे काम? ज़िंदगी, पहले तो मैं ज़िंदगी की बात करूँगा। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो गरीबी है, और नौकरी में सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप को सरवाइव करना। सरवाइव इन द सेंस कि लोग जानें कि ये आदमी इस डेकोरम का है, ये इस तरह का आदमी है, और ये काम के प्रति अपना जुनूनी है, और इसने एक बार काम करने की ठान ली तो ही विल डू दैट। लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं सर, चाहे अच्छा करने की सोचें चाहे बुरा करने की सोचें, लेकिन करते नहीं। जैसे आपने एक बात कही कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाएगी। अगर यही सवाल मैं आज के कई थानों से पूछूं तो आज भी क्या ऐसे केसेस हैं? क्या आपको तो सुनने में आते होंगे? बहुत सारे हैं, और दुर्भाग्य है कि आज भी कंप्लेनेंट का एसएचओ से मिलना बहुत मुश्किल और दुर्लभ है। उससे ऊपर सीनियर आदमियों को तो वो मिल सकता है, लेकिन एसएचओ से मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल काम है एक कंप्लेनेंट का। एक कलम किसी का इतिहास तो नहीं रच सकता सर, लेकिन एक गरीबी के लिए और एक गरीब के लिए मदद जरूर कर सकता है। अगर आपको मौका मिले किसी गरीब के लिए कुछ करने का तो आप सबसे पहले क्या करेंगे सर? गरीब की ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है सर। आप एक को सर आटा ऑफर करेंगे, एक को चावल दे देंगे, लेकिन पापी पेट का सवाल ऐसा है कि वो कभी वो डिमांड बंद नहीं होती। तो एक गरीब के लिए क्या किया जा सकता है जिससे गरीबी मिटाई जाए? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, वही बेहतरीन सवाल है। आपने कहा कि अगर आपके हाथ में कलम हो, मेरे हाथ में अगर कलम हो, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो करप्शन को ख़त्म करने की है। और देश का 90% करप्शन 3 चीज़ों के लागू होने से ख़त्म हो सकता है, मेरा मानना है, ये मेरी निजी राय है। नंबर 1, फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन इन द सेंस सभी स्कूल जहाँ भी हैं, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है, वो इस तरह के हों कि एक गरीब आदमी अगर ये चाहे कि मेरा बच्चा अंबानी का बेटा जहाँ पढ़ रहा है, मैं इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी वहीं पढ़े और उस गरीब का बेटा भी वहीं पढ़े। फीस ना गरीब से ली जाए ना अमीर से ली जाए, सरकार उसको वो करे, वहन करे, उसके लिए सब समान है, एक नज़र से देखे। नंबर 2, फ्री हॉस्पिटल की सुविधाएं।
वो भी किसी में भेदभाव ना करे, चाहे गरीब है चाहे पैसे वाला है, सबको फ्री हॉस्पिटल की सेवाएं। कोई MRI कराना है, कुछ और कराना है, कोई 10,000 का, कोई 1,000 का, कोई 1 लाख का टेस्ट है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज समान हो, सबका एक समान हो। और नंबर 3, न्याय, मतलब उसको वकील, मान लो किसी को वकील की ज़रूरत है, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं, उसका भी वकील वैसा ही होगा जैसा एक रिच आदमी का, उसके अपोनेंट का होगा। वो मर्जी से अपना वकील चूज़ कर सकता है, और उसको जो पैसे भी अगर कोई देने हैं तो वो सरकार वहन करेगी। आज आप ये तीनों चीज़ें लागू कर दो इंडिया में, 90% करप्शन ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और रही बात गरीब की, गरीब को 3 चीज़ मिल गई, पढ़ाई मिल गई, हॉस्पिटल की इलाज मिल गया, न्याय के लिए वकील मिल गया। वो अपने आप उस पोजीशन तक पहुंच जाएगा कि वो रोटी भी कमाएगा, रोजी भी कमाएगा और सब कुछ करेगा। लोग कहते हैं सर नौकरियां नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि आप डिग्री कमाइए, डिग्री के बाद नौकरी मिलती है। लेकिन लोगों के पास डिग्री कमाने तक का पैसा ही नहीं है, कॉलेज जाने का पैसा ही नहीं है। आज आप स्कूलों की हालत देखो, स्कूलों में मैं आपकी सिर्फ एक राय जानना चाहता हूँ कि अभी भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा तो है लेकिन शिक्षक नहीं, शिक्षा देने वाले नहीं। क्या इसमें एक बदलाव की जरूरत नहीं? ये सच्चाई है, मैंने बताया ना, वो स्कूल का मैंने बोला ना, अगर वो स्कूल हो गए जहाँ अमीर और गरीब के बच्चे एक ही स्कूलों में पढ़ेंगे, फिर अब बदलाव तो हो गया ना, सबके लिए बराबर टॉप स्कूल, जैसे चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, वो सब एक लेवल पे होंगे। प्राइवेट को सब गवर्नमेंट के होंगे, वो सब सरकार के होंगे वो, और उनका स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड होगा, और सबको असेस रहेगा कि मैं इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में पढ़ना चाहूँ, मैं इस स्कूल में नहीं। पढ़िए। लेकिन चलिए सर, ये बात तो रही एक गरीबी, जो मेरे ख्याल से हम सबको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आप और हम पैसे से अमीर और गरीब नहीं होते, अपने दिलों से होते। अगर दिल बड़ा है तो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी पा सकता है, दूसरों की मदद करके भी। लोग नहीं करते, बट करना चाहिए। सर, थोड़ा कानून की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरा इतना तजुर्बा नहीं है कि मैं ये सवाल आपसे पूछ सकूं कि सुरक्षा को लेकर देश में सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। सिर्फ मैं महिलाओं की नहीं, मैं पुरुषों की भी बात करूंगा। आज भी महिलाएं ऐसा क्या सोचती हैं कि 8 बजे के बाद बाहर से निकल नहीं सकते, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, सड़क पे कोई हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। जो महिला के लिए एक सिक्योरिटी वाला पोर्शन है भारत में, पहले से काफ़ी बदला है, नो डाउट बदला है, लेकिन अब क्या स्थिति है? स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, और इसका मेन कारण है, जो मैं मानता हूँ, वो एजुकेशन। जब लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ेंगे, एक कॉलेज में पढ़ेंगे, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, और सभी पढ़ेंगे, एक जागरूकता आएगी, उस भयावह सोच से पीछा छूटेगा और आदमी मुख्य धारा में शामिल होगा। सारी चीज़ें हमारी बात वहीं ख़त्म होगी। एजुकेशन इज़ मस्ट, शिक्षा बहुत ज़रूरी है आप अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और कौन से कैसी शिक्षा लेता है सर, ये भी मायने रखता है। आज हम बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस का हाल देखें तो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। मैं किसी शहर और किसी कोने के और किसी कस्बे की बात नहीं कर, हमारे आसपास में देखता हूँ, और बल्कि मैं उन लोगों के बीच रहता हूँ तो मुझे पता है। शायद हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमारे माँ बाप ने ऐसे दिए कि हम उस रास्ते पे नहीं हैं, लेकिन ये रास्ता अभी भी बहुत कठिन है ये समझने के लिए कि नशा मुक्ति कैसे हटेगी देश से। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए बनता है, कहीं ना कहीं हम सब एक देश के सेवक हैं। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक बात कही थी कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी राजनेता हो, उसको संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर कोई राजनेता, कोई अधिकारी संवेदनशील नहीं है तो बहुत सारे निर्दोष आदमियों के गले कटेंगे, बहुत सारे निर्दोष आदमी बगैर सज़ा के दोषी ठहराए जाएंगे, बगैर गुनाह के दोषी ठहराए जाएंगे। और अगर आदमी संवेदनशील होगा, अधिकारी संवेदनशील होगा, राजनेता संवेदनशील होगा,
ये जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है, कोई मजाल है कोई तस्करी कर ले? अधिकारी चाहे, कोई मजाल है कोई ड्रग्स बिक जाए? एक सिर्फ सोच की बात है, और उसके लिए उसको उसी दायरे में सोचना होगा कि मैं उसके जूते पहन के देखूं, फिर मुझे कैसा लगता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं अधिकारी हूँ, और अगर मैं सोचूं मेरे बच्चे इस ड्रग्स के आदी हो जाएं, मेरे पे क्या बीतेगी। अगर मैं उस सोच से आगे आता हूँ तो शायद मैं ड्रग्स को ना तो होने दूँ, ना बिकने दूँ और ना चलने दूँ। सर, युवाओं के लिए क्या आउटरीच है हमारा? जब एक अपराध की बात करते हैं, बहुत सारे युवा आज हमारे फंस जाते हैं किसी न किसी मामले में। तो जैसे कि अभी एक केस भी हुआ था, अभी पोर्शे कांड हुआ था, उसके बाद कुछ अलग ही दिशा आ गई थी हमारे सामने। ऐसे केसेस में क्या कोई कैंपेन चलता होगा लोगों को समझाने के लिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है? खास करके युवाओं की बात करें, इस वक्त सबसे बड़े मामले जो आते हैं वो युवाओं के आते हैं। हम बहुत सारे कॉर्नर्स में ऐसे देखते हैं, गाड़ियों से गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, लेकिन वो एक्सीडेंट है नहीं, वो एक दूसरे को पीट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं गाड़ियों से, और सब युवा है। कोई समझदार अगर इतना होता, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा काम लेके होता, तो कभी इन चीज़ों में ना पड़ता। इन चीज़ों के लिए हमारे पास कोई आउटरीच है, कोई कैंपेन है? प्यार, प्यार, प्यार। और वो प्यार कैसे आएगा? ओशो जी कहते हैं कि हम शादियां जो करते हैं ना, वो व्यक्ति की हैसियत से करते हैं, प्यार से नहीं करते। उसकी प्रॉपर्टी से करते हैं, उसके पद से करते हैं, उसके स्टेटस से करते हैं। और जब वो शादियां होंगी और जब उनका विचारों का नेगेटिव विचार है कायदे से, उनका जब मिलन होगा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो किस दिमाग का होगा, आप सोच सकते हैं। ये वो डिस्ट्रक्टिव माइंड्स हैं, और जड़ ये है। फिर बात घूम के वहीं आएगी एजुकेशन पे। एजुकेशन इज मस्ट। और जहाँ अभाव है ना, जहाँ अभाव है वहीं सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है ना, वहाँ अंत में अभाव है। महसूस करना इस बात को। सर, आपकी नज़र में प्यार की क्या परिभाषा है? प्यार की तो सर कोई परिभाषा नहीं। प्यार तो आपके भाव से, आपकी नज़रों से, आपके कामों से, आपके व्यवहार से, आपके एक्शन से, हर चीज़ से छलकता है। मैं एक बात कहता हूँ, जब दो अच्छे प्यार करने वाले बच्चों की शादी होगी, महसूस करना, और जो उनकी औलादें होंगी, डू इट एज ए एक्सपेरिमेंट, कभी डाइवर्ट नहीं होंगी, कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगी। क्योंकि जिस टाइम वो संभोग हो रहा होता है तो उनके दिमाग जो गलत हैं उनके किधर किधर भाग रहे होते हैं, और जो पॉजिटिव माइंड्स हैं बड़े पॉजिटिव रहते हैं, और वो प्यार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। वो है तो सारा डीएनए और जीन्स का खेल। एक सवाल मेरा परिवार को लेकर भी बनता है सर। आज हमारे देश में एक समस्या आ गई, डाइवोर्स। न जाने क्यों पल भर की खुशी लोग ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि एक दूसरे का साथ निभाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन डाइवोर्स का सलूशन नहीं मिलता सर। आज भी मैं किसी रिपोर्ट की बात नहीं करता, शायद मैंने सुना है, लोगों के बीच रह के समझा है, कहीं ना कहीं पुरुष की एक शिकायत ज़रूर रहती है, उनकी कम सुनी जाती है। क्या ऐसा है? क्या कानून में पुरुषों के लिए कुछ नहीं? अब तो जो दहेज निरोधी कानून है ज़्यादा पुरुषों के खिलाफ नहीं है। उनका विद इन 7 ईयर्स में आता है, अरेस्ट भी नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, कोई डर और भय का माहौल भी नहीं होता। आज के टाइम पे माहौल बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखो ना, ये डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, देखने की चीज़ है, ये डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि पढ़े लिखों के डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या हम अनपढ़ अच्छे थे? क्यों थे? हम संवेदनशील थे,
हमारी भावनाएं थी, प्यार था हमारे बीच। प्यार था हमारे बीच में। हम ऊंच नीच का सोचते थे, परिवार का पुराने पुरखों के बारे में सोचते थे कि कौन क्या कहेगा, इसके ख़ानदान में डाइवोर्स हो गया यार। हम बैलेंस बना के चलते थे, हम चीज़ें एडजस्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आज ना तो वो संयम है, ना वो प्यार है, ना वो संवेदनशीलता है। दुबे जी, संवेदनशीलता जो है ना, हर एक चीज़ की जड़ है। अगर मैं ये महसूस करूं कि गरीब को, दुबे जी को किसी बात से क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, वो संवेदनशीलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। एक बहुत बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत सरकार के, वो और उनकी वाइफ एक यूपी के ट्रिप पे गए। तो एक रास्ते में गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में हॉल्ट किया उन्होंने। तो हॉल्ट किया तो नेचुरली जो सरकारी अमला जमला है वो वहीं पर उनकी सेवा के लिए आया। तो उस पे जैसे चाय वगैरह के लिए रुके, नाश्ते के लिए रुके, तो उस गार्डन में, गेस्ट हाउस के गार्डन में, उनकी वाइफ ने एक पेड़ पे जो है बैया का घोंसला देख लिया। उनकी वाइफ को बड़ा पसंद आया। बोली यार मेरे घर में इस कितना बढ़िया सजावट का काम करेगा। उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे ये बैया का घोंसला चाहिए। उन्होंने तुरंत आदेश पारित किया नीचे वालों को कि भाई ये बैया घोंसला लाओ, मैडम को चाहिए घर के लिए। पुलिस ने छोटे छोटे मेरे बच्चे को बुलाया, क्योंकि पेड़ पे बहुत ऊंचा था, वो छोटा बच्चा हल्का था, वो तुरंत चढ़ जाता। बेटा वो एक बार बैया का घोंसला लेके आओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो गांव का बच्चा था। उसकी बात सुन के आपको ताज्जुब होगा, वो बच्चा बोला कि ये घोंसला मैं नहीं लाऊंगा, ये किसी का घर है, मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकता। ये संवेदनशीलता उस वाइफ की कहाँ चली गई, उस इतने पढ़े लिखे आईएएस अफसर की कहाँ चली गई, और जो पालन करने वाले अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी कहाँ चली गई। तो संवेदनशीलता ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे आदमी में हो, एक अनपढ़ में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता हो सकती है। तो आदमी को संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर हम कानून की बात करें सर, तो कानून हमेशा एक कलम से चलता है, गलत तो गलत, सही तो सही। अगर मैं लोगों की सुरक्षा की बात करूं तो मुद्दे अलग हो जाते हैं, लेकिन मैं अगर कहूं कि गरीबी और अमीरी का ज्यादा फर्क ना देखते हुए सबके लिए एक जैसा कानून, तो क्या इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा है। ये मैं वही बात फिर आपको बताई, सारी चीज़ वहीं संवेदनशीलता बहुत बड़ी चीज़ है, वहीं आके रुकेगी। चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोर्ट की जस्टिस हो, चाहे कोई भी हो, बात वहीं आके रुकेगी संवेदनशीलता पे। वो किसी के दर्द के प्रति कितना संवेदनशील है। आप इसी बात से मेरे पास एक सवाल है कि महिलाओं और बच्चों जैसी संवेदनशील आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज हमारा कानून क्या कदम उठा रहा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कठोर से कठोर कानून बना रहे हैं। जैसे आपने देखा हो, निर्भया कांड के बाद पोक्सो आया, रेप में सुधार हुआ, काफ़ी सेक्शंस, और उस पनिशमेंट उसकी बढ़ाई गई, इवन डेथ पेनल्टी तक की गई। और मैं उसके साथ साथ, ये तो है एक दूसरी चीज़ें, एजुकेशन पे अगर गवर्नमेंट काम करे, सरकार काम करे ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब रेप की अगर रियल सेंस में अगर परिभाषा में जाओ तो 2% रेप होते हैं, बाकी बहुत सारे म्यूचुअल कंसेंट, साथ थे, शादी का प्रोमिस था, पैसा ऐंठना है, ये बहुत सारी चीज़ें शामिल। पैसों के लालच में बहुत कुछ हो रहा है सर। यस, बड़ी बड़ी शादियां सिर्फ एक धोखेबाजी है, पैसे के लालच में। तो यकीन है कि कुछ ऐसे कानून जरूर होंगे जो उन लोगों की सुनवाई भी करते होंगे। प्यार की बात कर ली सर,
कानून की बात कर ली और थोड़ा राजनीति पे चलते हैं। हम थाने आए और राजनीति ना हो, हम ऑफिस जाएं और राजनीति ना हो, हम घर आए और हमारे घर की महिलाओं में राजनीति ना हो, तो मज़ा कहाँ। गद्दी का नशा तो ऐसा नशा है कि हर कोई राजनीति पे उतर आता है, चाहे पैसे कमाने हो, चाहे कहीं जाना हो। तो राजनीति को अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो कभी थाने से बाहर निकल के सरकारी दफ्तर जाने का मन करेगा सर? या कभी राजनीति में आने का दिल करेगा? बिल्कुल करेगा और कर रहा है। बहुत आतुर हूँ मैं इसके लिए। जो ही मुझे कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला, आप मुझे वहीं पाओगे। इसके लिए मेरे अंदर बहुत आतुरता है। राजनीति की सबसे खास बात क्या लगती है सर आपको? आप उसको राजनीति कहते हो तो मैं उसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ। राजनीति वो करते हैं जिनको बिजनेस करना होता है। राजनीति एक बिजनेस है, एक धंधा है, एक व्यवसाय है। इसका दूसरा नाम रखो सेवा नीति। सेवा की नीति रखो, सेवा करो, आनंद आएगा। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो राजनीति कर रहे हैं। सेवा नीति करके देखिए, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, आनंद आएगा, फील करेंगे, महसूस करेंगे। राजनीति में अगर आप उतरना चाहते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव क्या करना चाहेंगे सर? पहले तो मान लो मैं इस लायक हूँ तो भी पहले तो तीनों चीज़ें ये लेके आऊँगा मैं। शिक्षा, हॉस्पिटल फ्री और न्याय। वही बात कि कानूनों को सही किया जाएगा और अच्छे अच्छे कानून लाए जाएंगे। राजनीति में उतरना कैसे होता है सर? मगर आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी सोचती है नेता है अपने गांव के, लोग अपने गांव के नेता है, कोई कहीं का नेता है, कोई कहीं। क्या एक पॉलिटिक्स में आना एक जुनून है या सिर्फ एक सेवा है? अगर सेवा है तो हर कोई करना चाहता है, जुनून है तो हर किसी में होता है, लेकिन अगर कोई मकसद है तो राजनीति कैसी? अगर सेवा होता तो सेवा तो बहुत कम आदमी करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता। सब व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अकूत संपत्ति जोड़ना चाहते हैं। किसको चिंता है गरीब की? किसको चिंता है भला करने की? किसको चिंता है गांव में पानी गया कि नहीं गया? किसको चिंता है कि तालाब में जो पानी भरा पड़ा है वो सड़ा हुआ पानी है, उसी को पशु पीते हैं? किसको चिंता है कि जो खेतों में पानी बरसात के टाइम पे भरता है उसकी निकासी होती है नहीं होती है? लोगों की करोड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो बगैर बुआई के चली जाती है। किसको चिंता है? आप महसूस कर रहे होंगे हर साल बरसात के सीज़न में आप अखबारों की हेडलाइंस में पढ़ते होंगे, बिहार में बाढ़ आ गई, बंगाल में बाढ़ आ गई। अरे यार, ये आती तो इसी सीज़न में हैं, वो सरकारें हैं। और मेरा मानना है ऊपर भगवान और नीचे सरकार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, तख्ता पलट कुछ भी कर सकते हैं। और अगर नियत हो तो वो पानी दोबारा ना जमे, वो बाढ़ दोबारा ना आए और वो बिजली की कमी दोबारा ना हो। सब संपन्न रहें, टिमटिमाती रहे सबके घरों में बिजलियाँ, पानी के फव्वारे चलें सबके घरों में, बेसिक एमिनिटीज सबको मिलती रहें। बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ सोच की। बहुत से नेता ऐसे हैं जो पद की गरिमा नहीं बना पाते सर, और मुझे लगता है लैक ऑफ एजुकेशन नहीं, वही दिल की बात है जो आप कह रहे हैं, वो प्यार उनमें नहीं। वो प्यार हो जाए तो हर नेता इस भारत धरती को अपना परिवार समझेगा। और मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि पद की गरिमा तब बनती है जब दिल आपका साफ हो। नाले तो साफ हजार रहेंगे, घर आपका साफ, दिल साफ हो और आप संवेदनशील हो। संवेदनशील जरूर होना चाहिए इंसान को। सर, अपनी ज़िंदगी की कोई छोटी सी कहानी बता दीजिए जिससे लोग ये समझें कि आप आने वाले कल में क्या करने वाले हैं और आने वाले बीते हुए कल में क्या कर चुके हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आपका? सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है जो आपको जागरूक करता है कि आपको अपने देश के लिए, अपने आसपास के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए कुछ करना है तो पद चाहिए? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, जो भी वंचित है ना
उनकी सेवा मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वो वंचित चाहे किसी भी चीज़ से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो पढ़ाई से एजुकेशन ही आ गई, चाहे वो किसी काम से वंचित हो, चाहे वो बेसिक कम्युनिटीज से वंचित हो, चाहे वो प्यार से वंचित हो, वंचित के प्रति मेरा ध्येय है मैं उसको देखूं और उसको एक मेन प्लेटफॉर्म, मुख्य धारा में लेकर आऊँ। बहुत सारे आदमी हमारे यहाँ सुसाइड करते हैं। आज अगर आप बेसिक सी बात करें, मोर देन 60% आदमी हमारे इंडिया के साइकेट्रिक पेशेंट हैं, साइकेट्रिक पेशेंट हैं। किसी को नहीं पता इस बात का। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसान का। जो सरकार किसान का हित नहीं करेगी, किसान के बारे में नहीं सोचेगी, सोचो समझो वो देश के बारे में भी नहीं सोच रही, वो समाज के बारे में भी नहीं सोच रही। दुबे जी, आज वो आलम है, हमारे देश में लाखों टनों क्विंटल खाद नकली बिक रहा है और वो नकली खाद हमारे किसानों के खेतों में जा रहा है। उससे फसल का नुकसान है, उससे उस अनाज को हम लोग खा रहे हैं, उससे हमें कैंसर हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं 2025 तक इंडिया की 60% पॉपुलेशन को, 60 कह रहा हूं मैं, माइंड करना, कैंसर होगा। जो खाना हमारा खान पान है उसको देखते हुए हम एक अंधी दौड़ में लगे हुए सभी। किसान का तो एक विशेष सर्कल है, उसके पास तो जो है वही उसकी जीविका है, उसको तो अपनी वो ज़्यादा करनी है, फसल ज़्यादा करनी है। फसल ज़्यादा कैसे होगी? खाद से होगी, कीटनाशक से होगी, और वही जब होगी तो वो बाज़ार में जाएगा, बाज़ार से हम और आप खरीदेंगे, हम खाएंगे उसको, हम उससे पीड़ित होंगे। आज ज़रूरत, एक सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है, जिस प्रकार से हर घर में एक फैमिली डॉक्टर है, हर उसकी एक जानकार वकील है, कोई काम है तो वकील साहब से सलाह लेंगे, इसी तरह से हर घर की एक किसान होना भी लाजमी है। यह आज के टाइम की ज़रूरत है। अगर किसी ने इस ज़रूरत को नहीं समझा तो वो फिर पीछे रह जाएंगे। और उस किसान को जाके खेत में कहो, भाई ये जो ज़मीन है 1 एकड़, इसमें जो भी फसल होगी आप बो, बगैर खाद की बो, जो भी होगी वो हमारी है, कम हो ज़्यादा हो, आप भाव बताओ और ये उसके पैसे लो, वो फसल हमारी है, लेकिन खाद नहीं डलेगा। किसान भी निश्चिंत, आपको भी बढ़िया चीज़ मिल रही है। ये सिर्फ अपनाने की ज़रूरत है, और ये शुरुआत बड़े आदमियों को करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास को करनी पड़ेगी, जिसको ज़िंदगी जीनी है उसको करनी पड़ेगी, जिसको कैंसर से बचना है उसको करनी पड़ेगी, जो समझदार है उसको करनी पड़ेगी। लेकिन जो अंधी दौड़ में लगा हुआ है उसको तो सूझेगी नहीं, उसको समझ में भी नहीं आएगी। आप भी कहीं इन बातों को मैं भी अपनाऊंगा सर। बहुत सारा खाना ऐसा है जो हम बाहर खाते हैं, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि हमें सोचते भी नहीं। हमें सोचना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, एक सलाह अपने बड़ों से लीजिए, एक सलाह आप इस वीडियो से लीजिए, और एक सलाह मैं सर से पूछ के आपको बताता हूँ। सर 3 सवाल आखिर। राजनीति, कानून और शिक्षा, कहीं ना कहीं तीनों में एक ही प्यार है। टीचर जब किसी कमज़ोर बच्चे को स्कूल में समझाती है कि आने वाले समय में तुम खुद एक प्रोफेसर बन सकते हो, अगले पीरियड में एक टीचर समझा देता है कि तुम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। आज के युवाओं के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज के युवाओं के लिए मेरी एक सलाह है, बड़ा सोचें, और उस बड़ा सोचने के बाद उसको फॉलो करें। एक हमारा होता है अवचेतन मन, आप उस अवचेतन मन में एक बड़ी चीज़ का संकल्प लें, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, और उसको फॉलो करें, उसको जुनून लेके चलें। मैं आपको वायदा देता हूँ
कि पूरी कायनात जो है वो आपका साथ देगी। पूरी कायनात, इस कायनात में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत सारी पॉजिटिव आत्माएं हैं जो सिर्फ पॉजिटिव आत्माओं को, पॉजिटिव थॉट्स को ढूंढ रही हैं, उनको सोच रही हैं, उनको महसूस कर रही हैं और उनको साथ देने के लिए इंतज़ार कर रही हैं, प्रेरित हैं वो। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, उसके लिए कंटिन्यूअस प्रयत्न वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मेरा दूसरा सलाह आपसे चाहिए लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए चाहिए शायद जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। एक देश में सबसे बड़ा मुद्दा है सुसाइड का, जैसा हमने डिस्कस भी किया था। लोग प्रेशर नहीं झेल पाते, काम का हो, पढ़ाई का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, किसी का भी हो। आपका तजुर्बा शायद उन्हें काम आए। कोई सलाह देना चाहते हैं इन लोगों को जो काम को काम नहीं, उसे बोझ समझ लेते हैं? इसका सबसे बड़ा है प्यार करें, वो प्रकृति से प्यार करें, वो लोगों से प्यार करें, वो बच्चों से प्यार करें, वो जीव जंतु से प्यार करें वो। और जब ये प्यार हो जाएगा, डिप्रेशन गायब हो जाएगा। ये मेरा मानना है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, प्यार में हीलिंग पावर है, बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। बड़े बड़े जख्म, बड़े बड़े घावों को भर देता है प्यार। महसूस करने की चीज़ है। अगर सच में आपको प्यार महसूस हुआ तो एक आखिरी सलाह और लेके जाइएगा। सबसे बड़ा प्यार सर मेरी नज़र में है आपके माँ बाप के लिए होता है, जो आजकल के बच्चे नहीं सोच पा रहे। हम इतने भी क्या मॉडर्न हो गए कि हमें अपने पेरेंट्स की परवाह खत्म हो गई। आपका तजुर्बा क्या कहता है? कोई सलाह उन बच्चों के लिए जो अपनी पल भर की ज़िंदगी से इतना समय नहीं निकाल सकते कि अपने माँ बाप के बारे में सोच सके, जिन्होंने उनके बारे में सोच के उन्हें इतना पाला, उनके लिए एक छोटी सी कोई सलाह? मेरा मानना है जो माँ बाप है ना, वो जीते जाते देवता है। आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ सुबह और शाम जितना आपके पास समय हो, 15 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उनके पास बैठ के उनसे बातें कर लो, उनके साथ खाना खा लो, उनके हालचाल पूछ लो, उनको पूछो कैसे, क्या करना है, कहीं घूमने का मन है, कुछ खाने का मन है। जो बुढ़ापा होता है ना, वो बच्चे की तरह से होता है, बचपन होता है वो। कभी कुछ खाने का मन करता है, खिलाओ, उनकी सुनो बातें। मेरी माँ है, आज 83 साल की है। मैं जब भी घर जाता हूँ, चाहे मैं 9 बजे जाऊँ, 9:30, वो जगती मिलेंगी मेरे को। और वो डेली जो है ना चूरमा खाती हैं, चूरमा, आज भी घी का चूरमा करके खाती हैं वो। और उस रोटी में से आधा चूरमा वो मेरे लिए रखती हैं, चाहे मैं 9 बजे जाऊँ, चाहे 10 बजे जाऊँ। अब ये बिल्लू का है, बिल्लू को कहती हैं मेरे को प्यार से, और कहती हैं कि ये इसका चूरमा ला। वो चूरमा फिर मैं खाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ और खाऊँ, क्योंकि मेरी माँ भी कहेगी। मैं कहता हूँ यार एक आम काट ला भाई, मेरी माँ कहती है मैं भी लूँगी, दे भाई। मैंने एक बार एक घर में जमाई हुई कुल्फ़ी मांग ली, कुल्फ़ी दे दो भाई, घर में जमा रखी है। आपको ताज्जुब होगा जान के, 40 साल से मैंने अपनी माँ को कुल्फ़ी खाते हुए नहीं देखा। मेरी माँ बोली मैं कुल्फ़ी खाऊंगी, देना यार, खा। मैंने फ़ोटो खींचा उनका, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अपने माता पिता को प्यार दो और उनका साथ दो। वो जीते जाते देवता हैं। जो दुआएं, जो ब्लेसिंग्स वो दे देंगे ना, वो किसी मंदिर, किसी घंटाघर, किसी गुरुद्वारा, किसी मदरसे या किसी मस्जिद में नहीं मिलेंगी। ज़रूरत ही नहीं जाने। इस पूरे वीडियो में 2 बातें खास रही, एक प्यार, दूसरा संवेदनशील। और एक चीज़ और, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। जो भी हूँ, ये समझ लो मैं उसी की बनावट हूँ। हमारे माँ बाप सर, हम जो आज कर रहे हैं वो उन्होंने बनाया ही है, हम चाहे समझे या ना समझे। आज मेरा दिल कुछ कहता है कि 4 लाइनें कहना चाहता हूँ सर, कि उंगली पकड़कर चलाया तो बहुतों ने हमको, किसी ने राह दिखाया तो बहुतों ने हमको। माँ बाप ना होते तो जिंदगी की क्या आस होती,
हर काम में आस दिखाया हमको बहुतों ने। वाह, क्या बात है। मैं लकीरों से लकीरें मिटा कर कह सकता हूँ, मैं माँ तेरे घर आकर कह सकता हूँ, थका जिंदगी कितनी हारी है, देख तेरे गोदी में सर रख कर रो सकता हूँ, रख कर रो सकता हूँ। वाह, क्या बात है। प्यार की सही परिभाषा अपने माँ बाप से है, अपने परिजनों से है, दोस्तों से है, यारों से है। राजनीति और कानून दोनों हमारे हाथों में नहीं। सरकार कानून बनाती है, कानून को आप जैसे रखवाले रक्षा करते हैं, और हम आप तक ऐसी ही कुछ बातें पहुंचाते हैं। इस पूरी वीडियो में एक खास बात मुझे जो लगी वो ये कि सर आपका तजुर्बा मेरे काम बहुत आने वाला है। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को अंत करूंगा, और मैं उन सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुस्कुराओ यार, बहुत छोटी ज़िंदगी है, कुछ नहीं रखा किसी ने। नमस्कार। नमस्कार।